हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने जो आपकी तीसरी कविता है उसका जो दूसरा भाग बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा जो रचित है उसके 2 पद्यांश कर लिए थे। आज जो आपका अंतिम पद्यांश है वो आरंभ कर रहे हैं। तो दूसरे पद्यांश में कवि ने क्या कहा था कि किस प्रकार जिस बात का डर था कवि को वही बात हुई। यानी जो कवि थे उन्होंने अत्यधिक चमत्कृत शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया, भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की अर्थात बलपूर्वक उसमें कुछ ठूंसने का प्रयास किया, जिसके कारण जो बात की चूड़ी है वो मर जाती है, यानी जो बात का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और जो भाषा होती है वो क्या है, उछल कूद करने लगती है, यानी बेकार इधर उधर घूमने लगती है। तो उसके बाद में क्या होता है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कसाव का अर्थ होता है कसावट, ताकत का अर्थ होता है शक्ति। तो कवि कहता है भी जब उसकी बात क्या है भी स्पष्ट नहीं उसकी, यानी जो बात कवि कहना चाहता था वो कवि जब नहीं कह पाया और बात क्या है जब अत्यधिक उलझती चली गई तो उसने क्या है उसे यानी बात को उसी स्थान पर वैसे ही छोड़ दिया। किस तरह, फिर वो उदाहरण देता है भी कील की तरह। जिस प्रकार क्या है भी जो कील होती है या जो कील होती है, जो पेज की जब चूड़ियां जब मर जाती है तो उस कील को क्या है उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है। तो उसी तरह मैंने भी क्या है जो मेरे भाव थे उनको क्या है उसी तरह छोड़ दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब जिस प्रकार उस कील को उसी जगह छोड़ दिया जाता है परंतु अंदर से उसमें क्या है वो कसाव नहीं होता, तो उसी तरह कवि कहता है भी वो कविता भी क्या है या जो कथ्य था या जो बात थी वो क्या है भी ऊपर से तो ठीक लग रही थी परंतु अंदर से उसमें वो कसावट नहीं थी। यानी कसाव, जो कवि बात जो कहना चाहता था, जिन भावों को व्यक्त करना चाहता था वो बात उसमें प्रमुख रूप से नहीं थी, न ताकत न उसमें वो क्या है शक्ति थी। यानी जो उसका पक्ष था, जो कथ्य पक्ष था या बात जो भाव पक्ष था वो क्या है कमजोर और प्रभावहीन हो गया था, उसमें किसी प्रकार की जो कसाव है वो नहीं रहा था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। सहूलियत होता है आसानी से। फिर कवि अंत में जो कवि है वो कहते हैं भी कविता का जो कथ्य था उसने क्या है, जिस प्रकार एक जो शरारती बच्चा होता है वो क्या है खेलते समय जब खेलता है, जब जो शरारती बच्चा होता है वो जब खेलते हुए क्या है तरह तरह की क्रियाएं करता है, तो उसी तरह जो भाषा है उस बच्चे की तरह मुझसे क्या कहने लगी, मुझे पसीना पोंछते, जो बात थी वो क्या कहने लगी, मुझसे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो कहने लगी भी तुम तो क्या है भी जो व्यर्थ में ही पसीना बहा रहे हो, व्यर्थ में ही तुम क्या है जो अपनी मेहनत है वो कर रहे हो, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। फिर तुमने क्या है जो भाषा को सहूलियत से यानी आसानी से सहज सरल भाषा में प्रयोग करना तुमने कभी नहीं सीखा है। यानी तुम क्या है भाषा का जो सहज प्रयोग है या जो प्रभावशाली प्रयोग है वो तुम नहीं कर रहे हो, अर्थात तुम्हें जो अपनी बात थी वो कहने के लिए क्या है भी अत्यधिक चमत्कृत शब्दों की बजाय क्या है जो सहज और जो सरल भाषा शब्दावली थी उसका प्रयोग करना था। यानी जो तुम्हें भाषा की जो सहूलियत थी उसका प्रयोग करना तुम्हें नहीं आया। आगे है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि के सामने कथ्य तथा माध्यम की क्या समस्या थी। कथ्य यानी जो कवि का भाव था, माध्यम यानी भाषा की क्या समस्या थी। प्रश्न नंबर 2 है, बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से क्या कहा। अंत में जो अंतिम पंक्तियों में जो कवि कहते हैं, बात में न कसाव था कसावट थी, कसावट न हो तो क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा जब बात में क्या है जो कसावट जो बात कहना चाहता है और वो बात न कह पाए थे। टिप्पणी कीजिए कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। यह आपका अभ्यास का भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा में कसाव न हो तो क्या परिणाम होगा।
आगे आपको भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। आगे हैं पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो प्रश्न हैं इसी कविता के। तो पहला प्रश्न यही है जो आज आपने किया है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो भाषा को सहूलियत से यानी आसानी से जो प्रयोग करने का अर्थ यह है भी हमें सरल सहज तथा जो बोधगम्य यानी जो ज्ञानवर्धक जो भाषा होती है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो जो श्रोता होता है यानी जो सुनने वाला होता है वो भावों को जो हम कहना चाहते हैं उन भावों को आसानी से क्या है ग्रहण कर सकता है। यदि कवि क्या है भी अत्यधिक जो चमत्कृत शब्द हैं उनका प्रयोग करेगा तो वो क्या है जो भाषा जो कवि की बात कहना चाहता है वो प्रयोग जो वो नहीं कह पाएगा। तो सरल बात में यदि हम कोई बात कहते हैं सरल सहज शब्दावली में तो वो जो भाव है वो समाप्त भी नहीं होता और जो हम बात कहना चाहते हैं वो भी कहें आसानी से कह सकते हैं। इसलिए कवि ने भाषा को सहूलियत से बरतने के लिए कहा है। आगे आपका दूसरा प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। अब और बात और जो भाषा होती है वो क्या है आपस में उनका संबंध होता है। भी बात होती है वो भाषा के बिना व्यक्त नहीं हो पाती यानी बात यहाँ के किसके लिए कथ्य के लिए प्रयोग हुई है। और जो भाषा होती है भाषा के माध्यम से हम जो अपनी बात है वो व्यक्त कर पाते हैं। तो कई बार क्या है भी भाषा के चक्कर में जो सीधी बात है वो भी क्या है टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो कवि क्या कहता है भी बात और जो भाषा है उसका क्या है गहरा संबंध होता है। मानव जो अपने मन के जो विचार हैं उनको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। यदि हम जो कुछ भी हम सोचते हैं उसको हम क्या है सहज और सरल शब्दावली में उसको हम व्यक्त कर दें तो उसमें क्या है किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हम जो बात कहना चाहते हैं वो आसानी से कह सकेंगे। लेकिन उसमें ही हम क्या है उसी भाषा में जब हम उसी बात में हम यदि अत्यधिक सुंदर भाषा और चमत्कृत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं तो कवि जो कुछ भी कहना चाहता है वो ठीक से कह नहीं पाता और जो जिसके कारण क्या है जो बात होती है वो हमारी समझ से बाहर हो जाती है, जिसके कारण जो सीधी बात है वो भी टेढ़ी हो जाती है। हिंदी में एक काल है रीतिकाल, उसमें इस प्रकार की शब्दावली का यानी जो कठिन शब्दावली थी चमत्कृत जो शब्द थे उसका प्रयोग किया गया है। आगे है आपका तीसरा प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य उद्देश्य या मूल भाव स्पष्ट करना है। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है अगर आपने पद्यांश ढंग से पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं भी किस प्रकार इसके माध्यम से कवि हमें बार बार यही कहना चाहता है भी हमें सरल सहज और क्या है ज्ञानवर्धक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। भी अत्यधिक जटिल शब्दावली का या कठिन क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम कहें भी आसानी से जो सरल सहज शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो जो बात हम कहना चाहते हैं जो कथ्य हम व्यक्त करना चाहते हैं उसे जो श्रोता है वो आसानी से समझ सकेंगे। तो इस कविता का जो मूल भाव है वो प्रमुख रूप से यही है भी हमें भाषा को कहें भी तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए या जो भाषा है उसमें चमत्कृत शब्दों का प्रयास अत्यधिक जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। इससे क्या है जो कविता का जो मूल भाव होता है या जो कला की जो सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है। आगे आपका चौथा प्रश्न, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जो कविता की उड़ान है वो आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तथा फूल की सुगंध से ही क्या है अधिक ऊंची और विस्तृत होती है, अत्यधिक फैली हुई होती है। भी चिड़िया की उड़ान तो बहुत सीमित होती है और जो फूल की महक है वो भी क्या है सीमित होती है। ये दोनों ही नश्वर हैं यानी समाप्त हो जाते हैं और इनके जो कार्य हैं या क्रियाकलाप हैं वो भी नश्वर हैं। परंतु जो कविता का प्रभाव है वो तो क्या है अनंत और सत्ताई होता है। जिस प्रकार जो कविता का भाव है वो शाश्वत होता है, कभी न समाप्त होने वाला होता है। तो कवि इसमें कविता के बहाने कविता माध्यम से यही बात कहना चाहता है भी जो कविता के जो भाव होते हैं वो क्या है किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना व्यक्त होते हैं। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी आपको जो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं
और ये जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो प्रश्न है वो आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं और लर्न करने हैं।